हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइज, ये सेकंड पार्ट है हमारी रिवीजन सीरीज़ का फॉर यूपीएससी ईपीएफओ। इस वीडियो में हम 2 से 3 करंट अफेयर के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और उसके साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिक्स, मतलब हम 0 से स्टार्ट करके और एडवांस लेवल तक जाएंगे अप टू 28 फरवरी और अपनी फर्स्ट रिवीजन को शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आप कंटेंट देख सकते हैं कि क्या क्या है, और अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट करंट अफेयर से, डेट इज वी शांता के बारे में। तो ये देखिए, ये जो हैं ये हमारी कंट्री की एक ऑन्कोलॉजिस्ट थी। ऑन्कोलॉजिस्ट का क्या मतलब होता है? जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ऑन्कोलॉजिस्ट थी, इनकी अभी डेथ हो गई है, तो हमारी कंट्री को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। एडीआर कैंसर इंस्टीट्यूट चेन्नई में ये वर्क करती थी और अभी तक इनको बहुत सारे जो हैं इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, WHO पे भी इवन परफॉर्म करने का टाइम मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी, और उसके साथ ही इनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। तो जस्ट ये कि एज एन फैक्ट, क्योंकि पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर के ईपीएफओ में, तो आपको इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं बैड बैंक के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इकोनॉमी से रिलेटेड है। बैंकिंग चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी का। और दूसरी चीज़, हमारी कंट्री में एनपीए का बहुत ज़्यादा इशू है। तो और एनपीए का इशू है, उसके साथ आपने अभी एक सिंपल न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि जो चाइना के एक बिजनेसमैन थे, मैकमा उनका नाम था, तो उन्होंने एनपीए से रिलेटेड ही, मतलब बैंक से रिलेटेड एक स्टेटमेंट दी थी, जिससे वो कई मंथ से जो थे वो मिल नहीं रहे थे। तो अब वो एकदम से सडनली आए हैं। तो ये इस वजह से भी जो एनपीए और बैंकिंग वाले इश्यूज थे वो न्यूज़ में थे। तो इस तरीके की एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली जो बैड बैंक, देखिए नाम ही सुनने में क्या लग रहा है, बैड बैंक, जो बुरा बैंक है। बुरा बैंक नहीं है, मतलब बुरी चीज़ों को डील करने के लिए जो बैंक बनाया गया है वो बैड बैंक है। तो बेसिकली एनपीए की प्रॉब्लम से डील करने के लिए, जिसमें कि बोरोअर्स जो हैं वो लोन्स लेके फिर डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, और ये बैंकिंग सेक्टर में एक तरीके से स्ट्रेस बन गया है एनपीए का। तो उसके लिए जो आरबीआई के जो गवर्नर है, उन्होंने एक बैड बैंक क्रिएट करने का प्रपोजल दिया है। तो देखिए, बैड बैंक से आपको क्या इंप्रेशन मिलेगा कि ये जो बैंक है, इसमें जैसे कोई चीज़ होती है, जब आप शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पास रखते हैं, पर ये जो बैंक की स्टार्टिंग ही होगी ये बैड एसेट से होंगी, एनपीए से स्टार्ट होगी, इस वजह से इसको बैड बैंक का नाम दिया गया है। तो टेक्निकली अगर हम बात करते हैं तो बैड बैंक जो है वो एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का क्या मतलब हुआ कि जितनी भी बैंक्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, जिनको भी एनपीएस का इशू है, बैड लोन्स का इशू है, तो उनको कंस्ट्रक्ट करना, मतलब कि उनके जो लोन्स है वो डिफॉल्टर से वापस लेके इकोनॉमी में फ्लो करना मनी का, और जो बैंक्स की सिचुएशन है उसको ज़्यादा बेटर तरीके से इम्प्रूव करना जो होगा वो इस बैड बैंक का काम होगा। तो ये एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करेगी, या फिर एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी आप इसको कह सकते हैं, ताकि जो बैड लोन्स कमर्शियल बैंक्स के लॉस हुए हैं उनको मैनेज करना और फाइनली रिकवर करना उस मनी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद देखिए, जो बैड बैंक होगा, आपको ये याद रखना है कि वो कभी भी लैंडिंग नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ही बैंक जो है वो पैसे देने लग गया और पता चला कि उसी के एनपीए निकल आए, वो ऐसा नहीं करेगा। वो सिर्फ कमर्शियल बैंक्स को हेल्प करेगा ताकि जो है बैलेंस शीट की जो प्रॉब्लम्स है कमर्शियल बैंक्स की और जो बैड लोन है वो रिजोल्व हो सके, और उसी के साथ जो है जो भी बुक वैल्यू ऑफ लोन होती है उसको नॉर्मली बैड लोन से टेक ओवर कर लेगा। तो ये आपको इस चीज़ के लिए याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब एक और करंट अफेयर में न्यूज़ आ रखी थी, बट वो इतनी डिटेल में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं जस्ट एक एमसीक्यू की फॉर्म में आपको ये करा रही हूँ, ठीक है। पहले आप इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा अगर आपने इसको करंट अफेयर में कहीं से पढ़ा है तो देखिए, माउंट समेरू जो है वो अभी बेसिकली दोबारा उसमें वोल्केनो फटा है, तो ये न्यूज़ में था। तो आपको ये बताना है कि ये न्यूज़ में है, बेसिकली ये है कहाँ पे, सिचुएटेड कहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इंडोनेशिया, सेकंड है मालदीव, सी है साउथ अफ्रीका एंड डी है मैक्सिको। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे आंसर कीजिए। ओके, डन। तो देखिए, जो माउंट समेरू है ये इंडोनेशिया के अंदर है, जिसमें अब दोबारा वोल्केनो इरप्ट हुआ है। और आपको पता होगा कि जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है उसी के अंदर जो है इंडोनेशिया आता है, इस वजह से यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज इतनी हाई होती है। इसके बाद आते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने से पहले मैं आपको एक पैटर्न बता दूँ कि देखिए, स्टैटिक पोर्शन जो है बेसिकली वो हर आप यूट्यूब चैनल पर देख लीजिए। वहाँ पर क्या होगा कि मैंने खुद जो है अपने स्टैटिक पोर्शन में उसको पढ़ाया था कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, या फिर जो ब्रिटिशर्स आए थे उससे लेके
एंड द फ्रीडम जो हमें इंडिपेंडेंस मिली तब तक आपको एक लाइन में पढ़ा देते हैं। बट हमें जो है अब रिवीजन टाइम में है और हमको एग्जाम ओरिएंटेड होके पढ़ना है, तो हम अपना फॉर्म क्या रखेंगे कि डेली हम एक गवर्नर जनरल को डिस्कस करेंगे, एक वाइस रॉय को डिस्कस करेंगे, एक कास्ट मूवमेंट या पीजेंट मूवमेंट डिस्कस करेंगे, उसी के साथ जो है एक हम सोशल रिलीजियस मूवमेंट, और उसी के साथ जो बुक्स और न्यूज़पेपर्स होते थे वो को पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में से 90% जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके के फैक्ट बेस है। तो हमें अपना एग्जाम ओरिएंटेड होकर चलना है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अगर आप डेली डेली एक को पढ़ेंगे ना और उसको रिवाइज करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया है रिवाइज करने का, तो उससे आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे और एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट आज हम गवर्नर जनरल को डिस्कस करेंगे, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। हमने आज पहले वाली वीडियो में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट थी उससे लेके 1785 तक ये एज एन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे थे। तो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में क्या क्या चीज़ें हुई थी ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा हिस्ट्री में, और ऐसे प्रीवियस क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। तो हम शॉर्ट फॉर्म्स में उसको याद करेंगे, पर हम उसको रिवाइज कई बार करेंगे ताकि हम उसको भूले ना। तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो था, उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो फर्स्ट एक्ट थी ब्रिटिशर्स की हमारी कंट्री में, ये इन्होंने ही लागू की थी। वहीं पे 1773 को रेक्टिफाई करने के लिए हमने कौन सी एक्ट बनाई थी? एक्ट ऑफ सेटलमेंट बनाई थी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब बनी थी? 1784 में बनी थी, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट का नाम दिया गया था। तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम आई, ठीक है। अब आप इसको याद कीजिए, देखिए एम से हो गया मराठा, एम से हो गया मैसूर, ठीक है। मराठा कहाँ पे थे? बॉम्बे साइड में थे। महाराष्ट्र पहले आता है ना, मैसूर, मैसूर कहाँ पे है? हैदराबाद। तो महाराष्ट्र ऊपर आया, हैदराबाद नीचे आया। तो इसको आप कैसे याद करेंगे कि जो पहली मराठा वॉर हुई थी वो वॉरेन हेस्टिंग के टाइम में हुई थी, और मराठा वॉर के बाद में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ सालाबाई हुई थी। तो ये दोनों हो गई। और मैसूर क्या होता है? महाराष्ट्र के बाद होता है। तो दूसरे नंबर पे आया, मतलब कि पहले महाराष्ट्र आ गया, दूसरा मैसूर आ गया। तो सेकंड मैसूर वॉर जो थी वो इनके टाइम में हुई थी। तो इस तरीके से आप जो वॉर्स है उनका क्रोनोलॉजी थोड़ा इस तरीके की ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। और उसी के बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है उन्होंने उसका फाउंडेशन रखा था। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सी सोसाइटी का उन्होंने फाउंडेशन रखा था? तो देखिए जो गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास थे और बॉम्बे थे, उनको तो अबॉलिश कर दिया गया था ना, एक बंगाल का बना दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो इसी वजह से ये बंगाल के थे, तो इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडेशन की थी। तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट कर करके याद करेंगे तो जल्दी आपको याद होगा। अब हम डिस्कस करते हैं, हमने कहा था कि एक वॉइस रॉय को भी करेंगे। तो लॉर्ड कैनिंग जो हमारे फर्स्ट वाइस रॉय थे और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या क्या काम किए थे। बेसिकली जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है, तो आप यही याद कर लीजिए, इस चीज़ को तो घोट के पी जाइए कि 1857 के टाइम में कौन थे। और वाइसरॉय, ये भी चीज़ आपको याद होगी कि 1857 में जब रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद 1858 में क्या आई थी? गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई थी। मतलब कि जो ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने सारी चीज़ को कर लिया था, हैंड ओवर कर लिया था। तो यहाँ पे इस वजह से क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी उसकी पोस्ट खत्म कर दी गई थी गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, और वॉइसरॉय की बनाई गई थी। इस वजह से 1857 के टाइम में कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और ये आपकी पॉलिटिक्स की बुक में भी स्पेसिफिकली गिवन है, ठीक है। तो एक आपको रिवोल्ट याद रखना है, कौन से ईयर में थे? तो ये 1856 से 1857 तक रहे थे, मतलब लॉर्ड कैनिंग एज एन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ रहे थे, ठीक है। अब जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 यूनिवर्सिटीज इन्होंने की थी, एक कोलकाता में, एक मद्रास में और एक बॉम्बे में, क्योंकि ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए थे, ठीक है। तो तीनों ही इनके हाथ में थी, तो इन्होंने 3 यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे सेटअप कर दी थी। अब फर्स्ट वाइसरॉय के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो इन्होंने देखिए बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर्स थी वो क्राउन के पास चली गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इनके अंदर आई थी। वाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स जो 1859 में, वाइट म्यूटिनी का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ था कि जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने तो रिवोल्ट कर दिया था। तो इस वजह से क्या किया गया था कि जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे उनके ऊपर 2-2 सोल्जर्स को, मतलब कि डिफरेंट ये हुआ करते थे, मतलब ग्रुप्स हुआ करते थे कि किस ग्रुप में कौन से इंडियन सोल्जर के ऊपर कितने ऊपर यूरोपियन सोल्जर्स, मतलब व्हाइट सोल्जर्स रहेंगे। तो व्हाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859 हुआ था। और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो थी वो भी लॉर्ड कैनिंग के अंडर आई थी। तो 1857, 58 और 1861 ये सारे पॉइंट्स आपको
याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब एक सोशल रिलीजियस मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। तो स्वामी नारायण संप्रदाय जो है उसी से स्टार्ट किया गया है, हमारी जो बुक्स हैं स्टैटिक बुक्स है उसमें। तो इनकी जो स्टार्टिंग की थी वो स्वामी सजानंद सरस्वती ने की थी। और ये कहाँ पे हुई थी, ये गुजरात में इनकी स्टार्टिंग हुई थी। इनके जो मेन फीचर्स थे वो ये थे कि ये एक नॉन फॉर्म ऑफ गॉड को, मतलब कि वो मूर्ति और इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते थे, मेडिटेशन होना और भगवान की कोई फॉर्म नहीं होती है, इस तरीके की चीज़ों में बिलीव किया करते थे। और अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ वैश्विनिज्म, मतलब कि जो विष्णु प्रथा को उस टाइम फॉलो किया करते थे, तो उनकी जो एक रूढ़िवादी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी ये उनके अगेंस्ट थे। और उन्होंने एक मोरल कोड प्रिस्क्राइब किया था कि आप जो हैं अंधाधुन जो ये अंधविश्वास जो होते हैं इन चीज़ों में ना घुस के एक मोरल कोड हर किसी पर्सन को दिया गया था, इनको फॉलो कीजिए, वही भगवान की सच्ची भक्ति है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक कास्ट मूवमेंट को। तो यहाँ पे हम सत्य शोधक मूवमेंट, जिसको कि सत्य शोधक समाज ने महाराष्ट्र के अंदर शुरू किया था, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या था कि जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर रूल था तो ब्राह्मण्स जो थे उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। ब्रिटिशर्स को भी क्योंकि पर्सनल लॉज जाननी थी हिंदूज़ की, तो उन्होंने भी ब्राह्मण्स को वैल्यू दी। ब्राह्मण्स ने कुछ चीज़ें कर करके अपने आप को डोमिनेट कर दिया, सुपीरियर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक हिस्ट्री ऑफ ब्राह्मण डोमिनेशन हमेशा इंडिया के अंदर रही थी। तो ज्योतिराव फुले जो थे उन्होंने ब्राह्मण्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि वो हमेशा एक वियर्ड और इनह्यूमन लॉज फॉलो करते हैं। ऑब्वियसली उस टाइम जैसे अनटचेबिलिटी थी, तो ये एक बहुत वियर्ड और इनह्यूमन थी कि आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं, आप पब्लिक प्लेसेस जो हैं वहाँ नहीं जा सकते, टच नहीं कर सकते, तो ये बहुत गलत चीज़ें थी। तो यहाँ इसके अगेंस्ट बेसिकली प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ। और उन्होंने कहा कि देखिए जो लॉज हिंदूज़ ने बनाई है, ब्राह्मण्स ने जो बेसिकली बनाई है, उससे शूद्रास जो हैं उनको सप्रेस करने की बात ही गई है। इस वजह से 1873 में ज्योतिबा फुले जो थे उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया, जिसका नाम सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ ट्रूथ भी है। तो एक तो आपका प्रीलिम्स का पॉइंट यही हो गया कि सत्य शोधक समाज जो था उनके फाउंडर कौन थे, और दूसरा प्रीलिम्स का पॉइंट आपका हुआ कि सत्य शोधक समाज जो था उनका दूसरा नाम क्या था, तो वो था सोसाइटी ऑफ सीकर ऑफ ट्रूथ। कब बनाया गया था, 1873 में बनाया गया था। ज्योतिराव फुले के अगेंस्ट ज्योतिराव फुले ने ये बनाया था। और जो है किनके अगेंस्ट किया था, तो ये ब्राह्मण्स के अगेंस्ट किया था, क्योंकि ब्राह्मण्स जो हैं वो सप्रेस करते थे। तो और बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो एक कॉमन बाथिंग टैंक बनाएंगे अपने घर के बाहर, और वहीं पे जो है बेसिकली नहाएंगे। और जितने भी मतलब एनलाइटन लोग थे उस टाइम जो कास्ट वगैरह चीज़ों में नहीं माना करते थे, उनके साथ डिनर करेंगे। तो ये सारे स्टेप्स इसके अंदर लिए गए थे। क्योंकि पर्सनैलिटी स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस वजह से हमें महात्मा ज्योतिराव फुले के एक मैं ऑथेंटिक साइट से ही ये लेके आई हूँ, ताकि कोई भी हमारे एग्जाम में मिस्टेक ना रहे। तो बेसिकली जो पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन थी, प्रोटेक्टिव पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन, ये उनके ओरिजिनेटर थे ज्योतिराव फुले। और उसी के साथ जो राइट टू कंपल्सरी एंड प्राइमरी एजुकेशन थी, उनके भी ये ओरिजिनेटर थे। इन्होंने फर्स्ट एवर जो स्कूल था, लाइब्रेरी थी, ताकि जो शूद्राज हैं और वीमेंस हैं उनके लिए लाइब्रेरीज और स्कूल्स हो सके, ये भी इन्होंने ही फाउंड की थी। वहीं पे लेबरर और फार्मर्स के ये लीडर थे, विडो रीमैरिज के ये फेवर में रहते थे। और इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन होम, जैसे कि मतलब कि जो पेट में ही बच्चे को मार दिया जाता है, तो उसके ये अगेंस्ट थे। या फिर मतलब जो जन्म लेते ही बच्चे को मार दिया जाता था लड़की होने की वजह से या किसी भी रीज़न से, उसके प्रोहिबिशन होम इन्होंने बनाए थे। ब्राह्मणिकल पैथार्की जो है ये उनके अगेंस्ट थे कि ब्राह्मण्स का ही हमेशा रूल नहीं होना चाहिए। और सत्य शोधक समाज का इन्होंने फाउंडेशन किया था, ताकि सोशल और रिलीजियस स्लेवरी जो है उसको ख़त्म किया जा सके। उसके बाद लास्ट हम मॉडर्न इंडिया को डिस्कस करते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम बुक्स और उनके ऑथर्स को, यहाँ पे न्यूज़पेपर्स को डिस्कस करेंगे, ताकि दोनों चीज़ें कंटिन्यू हो सके। यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम एक पर्सनैलिटी को लेकर चलेंगे, औरबिंदो घोष को। औरबिंदो घोष के हम 3 बुक्स को अच्छी तरीके से करेंगे। तो ये क्या हुआ, कर्मयोगी, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड एंड भवानी मंदिर। तो ये तीनों जो बुक्स थी ये औरबिंदो घोष ने की थी। इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है एज सच, तो आप इसको याद ही करेंगे अच्छे से बार बार रिवाइज करके। और न्यूज़पेपर्स को अगर हम डिस्कस करते हैं
तो दीनबंधु मित्रा जो थे उन्होंने नील दर्पण लिखा था, डेरोजियो जो थे उन्होंने ईस्ट इंडियन लिखा था, और वहीं पे देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने इंडियन मिरर किया था। इसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं और जो पीडीएफ है, बाकी जो स्टडी कंटेंट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को। तो अकाउंटिंग में आज हम बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और रिवीजन में हमें सब कुछ कवर भी करना है, ठीक है। तो अकाउंटिंग की फर्स्ट डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होता है? ये एक कोई सिंपल सा टर्म नहीं हो गई, या कोई एक छोटी सी चीज़ नहीं हो गई, ये पूरा एक प्रोसेस होता है, मतलब लंबी चौड़ी चीज़, मतलब स्टेप्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेप्स ये कौन से हैं, कौन से प्रोसेस होते हैं अकाउंटिंग में? तो सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग, फिर है मेजरिंग, एंड थर्ड है कम्युनिकेटिंग। तो देखिए, जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, पहले उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मेज़र करना, और फिर कम्युनिकेट करना जो होता है वो अकाउंटिंग के अंदर आता है, ताकि एक इन्फॉर्म जजमेंट जो है वो हो सके और डिसीजन लिए जा सके यूजर्स के थ्रू ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो ये तो हो गई अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो आपको ये जो तीनों टर्म्स हैं ये अच्छे तरीके से याद रखने हैं, और किस लिए करनी है? क्योंकि जजमेंट्स अच्छी तरीके से अकाउंटिंग की ली जा सके। उसी के बाद अगर हम देखते हैं दूसरा टर्म जो यहाँ पे हमें मतलब बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में देखना है, वो है बुक कीपिंग। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग क्या होता है? देखिए, बुक का क्या मतलब होता है कि आप जब एक मतलब कि आपको अगर कोई मैं आपको नोट्स बता रही हूँ, ठीक है, तो आपने क्या करा, एक पेज पे लिख लिया, दूसरे पेज पे रख दिया, अब वो पेज आप कहीं भी रख के भूल गए। वहीं पे आप क्या करते हैं कि एक फाइल लेते हैं और उस फाइल में अच्छी तरीके से कंपाइल कर उन नोट्स को रखते हैं, ठीक है। तो वो थोड़े दिनों बाद क्या बन जाएगी? एक बुक बन जाएगी, ठीक है, जिसमें कि आपने सारे अपने परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं, नोट्स हैं, वो मेंटेन कर लिए। तो यहाँ पे जो बुक कीपिंग होता है वो क्या होता है? एक आर्ट होती है ऑफ कीपिंग परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज बुक कीपिंग। तो जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का एक परमानेंट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। यहाँ पे दो डेफिनेशंस जो हैं वो दी हुई हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है स्पेसिफिकली कि ये वाली जो डेफिनेशन है वो किस पर्सनैलिटी ने, और आपके इंटरव्यू में तो ये चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, जब आप सामने फेस करेंगे बोर्ड को। तो J.R. बैटलियो जो हैं उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? इन्होंने कहा है कि बुक कीपिंग जो है वो आर्ट है ताकि रिकॉर्ड किया जा सके सभी बिजनेस डीलिंग्स को इन अ सेट ऑफ बुक। तो ये हो गई J.R. बैटलियो के अकॉर्डिंग। और R.N. कार्टर जो है उन्होंने ये कहा था कि बुक कीपिंग जो है वो एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, ताकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनको करेक्टली रिकॉर्ड किया जा सके, सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सके, ताकि जो मनी ट्रांसफ़र हुआ है वो वर्थ रहे, उनका रिकॉर्ड जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रहे। नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अकाउंटेंसी की डेफिनेशन है। तो अकाउंटेंसी क्या हो गया? वही चीज़ हो गई सेम जो हमने अकाउंटिंग की थी, बस हल्का सा डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा कि अकाउंटेंसी भी एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई, मेजर और रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो वहां पे क्या था? अकाउंटिंग में क्या था? सिर्फ आइडेंटिफाइंग था, मेजरिंग था और कम्युनिकेटिंग था। बट यहाँ पे अकाउंटेंसी के अंदर रिकॉर्डिंग भी है, मतलब कि बुक कीपिंग भी आ जाएगी, ठीक है। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो ये दोनों डिफरेंस आप समझेंगे कि अकाउंटिंग में क्या है और अकाउंटेंसी में क्या है, ठीक है, जितनी भी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट्स होती हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हमेशा मॉनेटरी टर्म्स में होंगी। जो अकाउंटेंट होगा वो प्रिपेयर करेगा फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, जिसको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम कहेंगे। ये आई होप आपको अब तक क्लियर होगा। आगे देखते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। पहली बात तो जितनी भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनसे कंप्लाई करना, कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है अकाउंटिंग रजिस्टर्स बनाने के लिए, बुक कीपिंग के लिए, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, उन सभी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना। दूसरा, हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। अब आप देखिए कि आपने जो है आपने मान लीजिए 10 रुपये कमाए एक महीने में, ठीक है, आपको एक महीने में तो 8 रुपये खर्च हुए, तो 2 रुपये आपके पास सेव हो गए, पर अगले ही महीने आपके 12 रुपये खर्च हो गए, जो आपने 2 रुपये सेव करे थे वो भी चले गए। तो इससे आपको पता चलता रहेगा जब आप बुक कीपिंग रखेंगे या अकाउंटेंसी अपनी एक अकाउंटेंट रजिस्टर मेंटेन करेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। थर्ड है यहाँ पे फोकस ऑन एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। जितना भी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब बाहरी तौर पे बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, हमने किससे कितना लेन देन किया है, ये मेंटेन होता है। बेसिस फॉर अदर अकाउंटिंग करनी है,
उसके बेसिस पे ही कि अभी हमें यहाँ पे कितना लॉस और प्रॉफिट हो रहा है, किस तरीके का हमारा लेन देन चल रहा है, क्या हमारा पूरा सिनेरियो चल रहा है, उसके बेसिस पे हम दूसरी अकाउंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं, ईजी टू अंडरस्टैंड होती है, जिस टेबुलर फॉर्म में इसको मेंटेन किया जाता है। सेफ गार्ड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, अब जो बाकी के स्टेक होल्डर्स है जिसके साथ आपकी डीलिंग हो रही है तो उनकी इंटरेस्ट भी मेंटेन रहेंगे, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि हाँ जो काम है वो सही वाइट पेपर में एक तरीके से हो रहा है। फिर प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, कभी भी हमें हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स जो हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था उठा के देखना है कि क्या हुआ था इतने टाइम पहले, तो वो उसका एक एविडेंस देगा। पीरियोडिक रिपोर्टिंग एंड वाइड अवेलेबिलिटी होती है, ये जस्ट सिंपल है। मीटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस, तो अगर कोई चीज़ इतनी सही फॉर्म में मेंटेन रहेगी तो वो रिलायबल होती है और उसका एक रिलेवेंस होता है। नेक्स्ट हम लास्ट देखते हैं अकाउंटिंग में अकाउंटिंग फंक्शंस के बारे में। तो देखिए अकाउंटिंग फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट तो जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उनको कलेक्ट करना और स्टोर करना अकाउंटिंग फंक्शंस के अंदर आता है। फिर डाटा गैदरिंग हो गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया। डाटा गैदरिंग का क्या मतलब है कि जितना भी डाटा उस प्रोस्पेक्टिव से मतलब कि उस डीलिंग से रिलेटेड होता है उसको गैदर करना और वहीं पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है उन सबको मैनेज करना। नेक्स्ट आ गया रिजल्ट्स आर वेरीफाइड बाय एक्सटर्नल अकाउंटेंट, तो एक्सटर्नल अकाउंटेंट जो होते हैं उन रिजल्ट को वेरीफाई करते हैं। अकाउंटिंग के अंदर प्रॉपर अकाउंटिंग होती हैं, टैक्सेस की जितनी भी टैक्सेस हमने पे करे हैं ताकि आगे कल को हमारे ऊपर इनकम टैक्स वाला कोई या फिर मतलब जो इस भी चीज़ का टैक्स हम पे कर रहे हैं वो इशू ना हो। और लास्ट इज इंफॉर्मेशन इज मेंटेन एज पर द लीगल कंप्लायंसेस, तो जो भी हमारे कंट्री के अंदर हमें भरने होते हैं, टैक्सेस भरने होते हैं या फिर जो भी हमें पब्लिक डीलिंग करनी होती है या फिर गवर्नमेंट के साथ चीज़ें करनी होती है, तो जितना भी लीगल कंप्लायंसेस है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी अकाउंटिंग के अंदर मेंटेन होती है। तो अभी हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स किया, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। ये वाले जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अपकमिंग 1 या 2 लेक्चर में, और ये वाला जो लेक्चर है ये मैं पहले अपना कवर भी कर चुकी हूँ कंप्यूटर की, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, और 1-2 दिन में हमने ये कवर भी करना है दोबारा रिवीजन में, तो इसलिए कि आप जो हैं अपने आप को जज कर सके कि क्या आपको प्रीवियस पढ़ा हुआ याद है या नहीं है, इस वजह से मैं ये एमसीक्यूज दे रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। CD रोम इज और ये वाले जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है मैं कि कहीं से भी दे रही हूँ। ठीक है, तो CD रोम इज A सेकेंडरी मेमोरी, B इज मैग्नेटिक मेमोरी, C इज मेमोरी रजिस्टर एंड D इज सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे और इससे आंसर कीजिए। ओके डन। तो देखिए CD रोम जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी है, इसको मैं अब आगे डिस्कस करूंगी जब अपकमिंग 1-2 लेक्चर होंगे, ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए, खुद को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट है WAP स्टैंड्स फॉर, फर्स्ट इज वायरलेस एडिशन प्रोटोकॉल, सेकंड है वायरलेस ऑटोमेशन प्रोटोकॉल, C है वायरलेस एडेप्टेशन प्रोटोकॉल एंड D है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो एक बार इसको अटेम्प्ट कीजिए। डन। तो इसका भी आंसर जो है वो है बी, वायरलेस ऑटोमेशन प्रोटोकॉल जो होता है उसको WAP करते हैं। और देखिए फुल फॉर्म्स जो हैं वो अच्छे तरीके से करके जाइए क्योंकि कंप्यूटर में आपसे पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउस, ए ऑप्शन इज सेंडिंग ऑफ फाइल्स विद इन द रेंज ऑफ 10 किलोमीटर, बी सेंडिंग एन ईमेल, सी इज वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इक्विपमेंट्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज एंड डी इज डाउनलोडिंग ऑफ मूवीज फ्रॉम इंटरनेट। तो एक बार इसको पोज कीजिए। ओके डन। तो देखिए इसका आंसर है सी, वायरलेस कनेक्शन बिटवीन वेरियस डिवाइसेस इक्विपमेंट्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ए इज एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा, बी इज स्टोर डाटा, सी स्कैन टेक्स्ट एंड डी एक्सेप्ट इनपुट। ओके डन। तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा होता है कंप्यूटर में, स्टोरिंग भी होती है, एक्सेस इनपुट भी होती है। क्या नहीं होता, टेक्स्ट की स्कैनिंग एकदम से नहीं हो जाती जब तक हम खुद नहीं करते हैं। तो बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर में स्कैन टेक्स्ट नहीं आता है। अब ये 105th क्वेश्चन जो है ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डवेयर, ए इज पावर पॉइंट, बी इज कंट्रोल यूनिट, सी इज प्रिंटर ड्राइवर एंड डी इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको आप आंसर करेंगे, अपकमिंग जो वीडियोज़ आएंगी मैं उनमें नाम अनाउंस करूँगी और आप ऐसे ही स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ ताकि आपकी रिवीजन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।